सुबह उठते ही सबसे पहले चाय पीने का चलन भारत में नहीं, कई दुनिया के और देशों में सैकड़ों सालों पुराना है। ज़्यादातर लोग ऐसा समझते हैं कि चाय का आविष्कार भारत में हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी शुरुआत चीन से हुई थी। और इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये भारत तक कैसे पहुंची, बारी बारी से जानने का प्रयास कर लेते हैं। इसकी पहली कहानी कुछ इस तरह से है कि करीब 2700 ईसा पूर्व चीन के एक शासक थे जिनका नाम शेन नुंग था। वो अपने बगीचे में बैठे हुए गर्म पानी पी रहे थे। तभी एक पेड़ की पत्ती उस पानी में आ गिरी, जिससे उसका रंग बदल गया और उसमें एक अलग सी खुशबू भी थी। राजा ने जब चाय को चखा तो उनको लगा कि यार ये तो कमाल की चीज़ है, और बस इस तरह से चाय का आविष्कार हो गया। लेकिन इसकी दूसरी कहानी वो भारत से जुड़ी हुई है। दूसरी कहानी 6वीं शताब्दी के चीन के ही हुनान प्रांत में शुरू होती है, जहाँ भारत से चीन गए हुए बौद्ध भिक्षु बोधिधर्मन, ये वाले नहीं, हाँ ये वाले बोधिधर्मन बिना सोए ध्यान साधना कर रहे थे। वे जागे रहने के लिए एक खास पौधे की पत्तियां चबाते थे और बाद में यही पौधा चाय के पौधे के रूप में पहचाना गया। वैसे चाय के अलग अलग प्रकार भी हैं। वाइट टी जो शुद्ध और सब चायों में सबसे कम प्रोसेस्ड होती है, ग्रीन टी जो सबसे ज़्यादा फेमस है, वजन घटाने के लिए लोग प्रयोग करते हैं, और हमारे एशिया में तो इसको ख़ास तौर पे पसंद किया जाता है। एक ओलांग टी होती है जो चीन के लोग सुड़कते हैं, जो चाइनीज़ रेस्तरां में ही परोसी जाती है। ब्लैक टी को केवल गर्म पानी में पत्ती डालकर या दूध और शक्कर के साथ उबाल करके पीते हैं। वैसे भारत में जितने तरह की चाय पी जाती है उतनी दुनिया में सोची भी नहीं जा सकती। हम चाय में लगभग सब कुछ डाल करके पी जाते हैं। भारत में 1823 और फिर बाद में 1831 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी रॉबर्ट ब्रूस और उनके भाई चार्ल्स ब्रूस ने इस बात की पुष्टि की थी कि उन्होंने चाय का पौधा असम के डिगबोई में खोज लिया है। हालांकि रॉबर्ट ब्रूस उन दिनों पेट्रोलियम की खोज करने वहां गए हुए थे, लेकिन इत्तेफाक से उन्हें चाय मिल गई थी। कोलकाता के नव स्थापित बॉटनिकल गार्डन में अधिकारियों को उन्होंने बीज का नमूना भेजा था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चीन के साथ चाय का व्यापार करने का अधिकार होने के कारण उन्होंने कहा कि हम इसे चाय मानने को तैयार नहीं हैं। हम इस पर समय और पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते। लेकिन जब कंपनी ने ये एकाधिकार खो दिया 1833 में, तो उसके बाद चार्ल्स ब्रूस को चाय की पैदावार को बढ़ाने के लिए एक नर्सरी स्थापित करने को कहा गया। बाद में हम चीन से 80,000 चाय के बीज एकत्र करके लाए और उसके बाद ये नर्सरी भारत में लगाई गई। ये बीज बॉटनिकल गार्डन में लगाए गए और वहाँ पोषित भी किए गए। इसी बीच असम में ही चार्ल्स ब्रूस ने जो चाय के पेड़ों की छटाई करके नए पौधों को प्रोत्साहन देने के लिए नए बागान तैयार किए, वो भी कारगर साबित हुए। उन्होंने देखा कि देसी झाड़ियों की पत्तियों के साथ प्रयोग की जाने वाली काली चाय वो भी आसानी से भारत में उत्पन्न होने लगी है। कमाल की बात तो ये थी कि असम में देसी पौधा और निखरा हुआ और चीन से प्राप्त चाय से भी बेहतर किस्म का था। तेज गर्मी में भी ये पौधा बचने में सफल रहा था। बस फिर क्या था, अंग्रेज़ों ने चाय को एक बड़े उद्योग के रूप में बदल कर रख दिया। वैसे स्थानीय लोग जो वहाँ के प्रॉपर आदिवासी निवासी थे, वो पहले भी इसे सब्जियां बनाने के लिए या फिर पीस करके यूं ही प्रयोग किया करते थे। पर किसे पता था कि एक दिन ये आम आदमी का सबसे पसंदीदा पेय बन जाने वाला है। वैसे चाय दुनिया भर में बहुत अलग अलग तरीके से बनाई भी जाती है और पी भी जाती है। अगर आप जापान जाते हैं तो आपको महज चाय पीने के लिए एक अलग पॉस्चर में बैठने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप उस तरह से बैठते नहीं हैं तो आपको चाय सर्व भी नहीं की जाएगी। है ना कमाल का फैक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी से हम कितने भी नाराज़ हो लें, लेकिन पूरी दुनिया तक चाय के जायके को पहुंचाने का जो काम ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, वो और किसी ने तब सोचा भी नहीं था। भारत में असम, दार्जिलिंग और फिर दक्षिण भारत में नीलगिरी क्षेत्र में जो चाय की पैदावार उन्होंने शुरू की, उसे बाद में अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी मिला। अगर आप थोड़ा भी इतिहास में रुचि रखते हैं तो आपको पता होगा, अमेरिका में होने वाली क्रांति का कारण भी बोस्टन में हुई टी पार्टी थी, जहां चाय पी नहीं गई थी, बल्कि ब्रिटेन के जहाज में लाद करके लाई हुई चाय की डब्बियों को समुद्र में फेंक दिया गया था। बस ये एक घटना थी जिसने अमेरिकन क्रांति को भड़काने का काम किया था। तो आप समझ सकते हैं कि चाय कितनी ज़रूरी है और इसने
कितनी महत्वपूर्ण क्रांतियों को शुरू भी किया है। वैसे भारत में भी चाय का कितना महत्व है ये आप जानते हैं। हम बातों बातों में चाय पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे देश में एक चाय वाला प्रधानमंत्री भी बनता है। तो चाय के महत्व को याद करते हुए हम सेलिब्रेट करते हैं आज का दिन। आज का दिन यानी कि 21 मई मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। वैसे अगर हम चाय की बात करें तो चाय को एक नए अंदाज में पीने का जो चलन है, जिसे टी बैग कहा जाता है, ये भी अंग्रेज़ों की ही देन है। 1953 में पहली बार टी बोर्ड का गठन किया गया था। टी बोर्ड के जरिए भारतीय चायों को विदेश तक पहुंचाना आसान हो गया था और मज़दूरों के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुल गए थे। अंग्रेज खान पान के मामले में बहुत सफाई पसंद हुआ करते थे, मतलब ऐसा कह सकते हैं। और उनको ये अच्छा नहीं लगता था कि उनकी चाय की पत्तियों को कोई हाथ भी लगाए। अजीब लोग थे। खैर, इस वजह से उन्होंने धातु की डिब्बी में चाय की पत्तियों को सहेजना शुरू किया। इस डिब्बे में छेद होते थे और इसे ही वो गर्म पानी के कप में डाला करते थे। बाद में समस्या तब होती थी जब डिब्बी को निकालना पड़ता था। उन्होंने दिमाग लगाया और सोचा कि इन्हें कागज़ के पत्तियों में या कागज़ के रैपर में बांध दिया जाए, और बस इस तरह से टी बैग बनाने की शुरुआत हो गई। 1901 में दो महिलाएं रोबेटा सी लाओन और मैरी मार्कलेन ने कॉटन के साथ कपड़े की छोटी छोटी थैलियां बनाई थी और इसमें चाय की पत्तियों का पाउडर भर के सिल दिया। इस तरह से टी बैग का निर्माण हुआ और टी लीफ होल्डर के नाम से उन्होंने पेटेंट भी करवा लिया। ये तरीका सबसे आसान था, लेकिन विज्ञापन नहीं होने के कारण हालांकि उसका प्रचार न हो सका। लेकिन 1908 आते आते इन टी बैग्स की मांग पूरी दुनिया भर में बढ़ने लग गई थी। खास तौर पे रेशम के बने हुए बैग में रख के ग्राहकों तक चाय के ये पैकेट भेजे जाते थे, जिसको सीधे गर्म पानी में डालकर यूज़ कर लिया जाता था। वैसे अगर चाय की पत्तियों को तोड़ने की बात की जाए तो ये भी बहुत कठिन प्रोसेस होता है। ठीक सुबेरे उठ करके महिलाओं का एक पूरा समूह, पुरुषों का भी समूह, चाय के बागानों तक पहुंच जाता है और वो चाय की कोमल पत्तियों को चुनने का काम करती हैं। अगर हमें ये लगता है कि हम तक पहुंचने वाली चाय ही शुद्ध रूप है, तो ऐसा नहीं है। हमारे तक पहुंचने वाली चाय कई तरीकों से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारतीय चाय दुनिया में सर्वश्रेष्ठ किस्म की चाय होती है। चाहे उत्पादन, चाहे निर्यात, कोई भी कितना करता हो। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि भारत चाय के उत्पादन में और चाय के प्रयोग में पहले स्थान पर है, लेकिन निर्यात में अभी श्रीलंका पहले स्थान पर काबिज है। चीन और जापान में चाय का चलन तो है, लेकिन ये वहाँ संस्कार के रूप में पी जाती है, हमारे जैसे शौक के रूप में। और भारत में तो आलम ये है कि चाय के पाउडर के अलावा अब चाय का इस्तेमाल दवाओं में होने लगा है। चाय के हर्बल कैप्सूल तक उपलब्ध हैं जो शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने का काम करती है, और अभी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने से बेहतर और कुछ भी नहीं। तो ये कुछ छोटी छोटी जानकारी थी चाय के बारे में। चाय की चुस्की के साथ सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। मेरा नाम शेखर है और अब मुझे दीजिए इजाज़त।